हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां हम बात करने वाले हैं इस पूरे हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। तो आइए अब आप मुझे पहले बताइए कि पिछले हफ्ते जो भी आपने पढ़ा कितना उसमें से आपको याद है। क्या मेडिटेरेनियन के आसपास की कंट्रीज़ आपको याद हैं? क्या कैस्पियन के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं वो याद है आपको? क्या हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो याद हैं? देखिए, की आस्पेक्ट ये है कि जब भी आप पिछले हफ्ते कुछ पढ़ रहे हैं उसके हफ्ते अगले हफ्ते में आपको जो पिछले हफ्ते की चीज़ें थी वो याद होनी चाहिए। जैसे हमने ये कौन सा सी है बार बार डिस्कस किया, एरल सी किन देशों के बीच में है? यूके। यह है कैस्पियन सी, इनके पास किसकी बाउंड्री लगती है? तारिक कंट्रीज़ की। तो आप मुझे अब ये फुल फॉर्म ही बता दो कौन कौन सी कंट्रीज़ की है। हमने डिस्कस किया था मेडिटेरेनियन के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं। ये कौन सा सी है? ये कौन सा सी है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, बाबल मंदेब, गल्फ ऑफ एडन, यमन कहाँ पर है? ये सब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप ये ज़रूर याद रखिए कि जो भी हम जगह पढ़ें अगली क्लास से पहले आप उस वीडियो को देखने के बाद अपना जो आप एटलिस्ट आपके पास है उस एटलिस्ट पे मार्किंग जरूर करेगा। आप मार्क करते रहेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, जगहों को पढ़ने के बारे में। यूपीएससी के एग्जाम में भी हमने रिसेंटली देखा प्लेसेस पर क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े ज़्यादा कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन इस बार पूछे गए। जैसे रेड सी के बारे में ये पूछा गया कि रेड सी में कोई भी रिवर नहीं आती है, उसमें जनरली पूछा गया था कोई मेजर रिवर नहीं आती है। हालांकि वो आंसर स्टेटमेंट सही थी, लेकिन ये चीज़ स्पेसिफिकली पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। हमने नॉर्थ सी के आसपास की कंट्रीज़ पहले डिस्कस की थी अपने सेशन में, तो नॉर्थ सी के आसपास की कंट्रीज़ को पूछा गया। तो अगर आपने वो वीडियो देखने के बाद थोड़ा अपने एटलस पे प्रैक्टिस किया होता तो आप इजीली उसको आंसर कर सकते। तो मेरा पॉइंट यही है कि हफ्ते में आपको आधा घंटा देना है। सिर्फ इतना करिए कि जो जो भी हम लोकेशंस पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज जरूर कर लीजिए। और हालांकि इस हफ्ते ज़्यादा जगह न्यूज़ में नहीं रही थी, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अलग अलग डायमेंशंस को आप समझें। जैसे कि ABC कंट्रीज़ लीथियम के मामले में क्यों कही जाती है? लीथियम ट्रायंगल है, हालांकि हमने पहले कवर किया है। लीथियम ट्रायंगल है साउथ अमेरिका में और 3 देशों के बीच है जिन्हें हम ABC कंट्रीज़ कहते हैं। आप मुझे बताइए वो देश कौन से हैं, कहाँ स्थित हैं, क्या आप उनको मैप पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं? तो चलिए अब शुरू करते हैं डिस्कशन विद अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। इंडिया का डीप सी मिशन, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है। इंडिया इट्स डीप सी मिशन, डीप ओशन मिशन इज प्रोग्राम फॉर अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन primarily implemented by Ministry of Earth Sciences. Mission aims to harness energy and fresh water resources from the ocean. Matsya 6000 is designed to reach a depth of 9 kilometers under this mission. Which of the following are true? ये न्यूज़ में था, आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। क्या है डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए और आइए हम डिस्कस करते हैं आज की पहली न्यूज़ इंटरनेशनल योगा डे के बारे में, जो 21 जून को थी, इंटरनेशनल योगा डे। अब योगा डे इंडिया ने मनवाना स्टार्ट किया यूएन में, इंडिया की एक हेरिटेज है। तो योगा डे को जब भी हम देखते हैं तो असल में क्या दिखाता है? ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को दिखाता है। तो व्हाट इज़ अ सॉफ्ट पावर? सॉफ्ट पावर का मतलब होता है आपकी वो कैपेसिटी, वो पावर जिसके तहत आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दूसरे देश को वो करने के लिए जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। या तो बंदूक की आप नोक पे किसी से काम करवा सकते हैं, या फिर आप उसके सामने वो एग्जाम्पल प्रस्तुत करिए कि वो आपको फॉलो करे। सॉफ्ट पावर आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी का। तो इंडिया की जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं उसमें योगा बहुत खुल के सामने आता है। जब भी योगा का जिक्र आएगा, योग का जिक्र आएगा, आपको सबसे पहले दिमाग में कौन आएगी? इंडिया की इमेज आएगी। तो इससे क्या क्या होगा? इंडिया की टूरिज्म बढ़ेगा, इंडिया के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है अलग अलग देशों का। जैसे आप हॉलीवुड की बात कर लें, अमेरिका के लिए है वो, लेवाइस की बात कर लें, एप्पल की बात कर लें, गूगल की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है अमेरिका की सॉफ्ट पावर। वहीं अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं, योगा की बात करूं, क्रिकेट की बात करूं, आईपीएल की बात करूं, समोसे की बात करूं, तो वो क्या दिखाएगा? वो दिखाएगा इंडिया की सॉफ्ट पावर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए एक तरह का अचीवमेंट है योगा। और हम इसको अभी तो योगा को एज ए स्पोर्ट ओलंपिक में लाने की भी बात चल रही है, इंडिया उसके लिए भी अप्रोच करने वाला है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को। तो ये तो हो गई इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। अब ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या, पहले ये समझते हैं। ज्वाइनिंग हैंड्स का मतलब होता है यूनियन, ऑरेंज हेलो जो इसके आसपास है इसका मतलब होता है फायर एलिमेंट, और ये जो ग्लोब है दिखाता है वननेस। ग्रीन लीव्स शोकेस नेचर, ब्राउन लीव्स शोकेस अर्थ, और ब्लू ह्यूमन आर्ट वाटर इन द बॉडी। तो योगा फॉर हार्मनी एंड पीस ये पहले का था। अब की बार योगा जो मनाया गया इंटरनेशनल योगा डे, इसका थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। और इस बार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हर बार की तरह मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको डील करती है। और विज्ञान भवन में इसके ऊपर महोत्सव भी किया गया था, और इस बार इसका नाम योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया में किया गया था। तो योगा महोत्सव विज्ञान भवन में होता है। इंटरनेशनल योगा डे 2024 में मनाया गया। इसका जो थीम था वो था इंटरनेशनल योगा डे, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी।
योगा के डे के इस इमेज का मतलब हमने समझा, ये अर्थ की बात कर रहा है, नेचर की बात कर रहा है, वननेस की बात यहाँ से आ रही है, बॉडी में वाटर की एक्सपेक्टेशन इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हो। तो जो लोगो है उसका भी अर्थ हमने समझा, और इंडिया की सॉफ्ट पावर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है योग, ये हमने समझा। तो इंडिया को ग्लोबली बहुत इससे फ़ायदा मिलता है। अगला टॉपिक, योग से हम निकले ग्लोबल चीज़ों पर पहुँच रहे हैं। तो ये न्यूज़ भी आई है कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत का जो शेयर है वो लगभग 4 गुना बढ़ने वाला है 2030 तक। ये पीआईबी में न्यूज़ आई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी जो धीरे धीरे करके स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहा है, इसरो एक ऐसी संस्था है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम करती है, अलग अलग सैटेलाइट्स छोड़ना, अलग अलग ग्रहों के बारे में रिसर्च करना। लेकिन अब स्पेस कॉमर्शलाइज हो गया है, यानी हर कोई एक बड़ा चैनल, न्यूज़ चैनल हो गया, कोई कंपनी हो गई, कि इवन कोई रेस्टोरेंट बहुत बड़ा हो गया, तो अपने खुद के सैटेलाइट्स चाहते हैं अंतरिक्ष में, ताकि वो अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए। तो इसी वजह से लगातार भीड़ बढ़ गई है अंतरिक्ष में, चाहे छोटे मोटे क्या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हों, बहुत बड़ी रेस्टोरेंट चेन्स हो, कई सारी इंटरनेशनल कंपनीज हो, वो अपने खुद के सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजती हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट बन चुका है स्पेस का, कॉमर्शियल मार्केट। और उसी के लिए इंडिया की एक बहुत बड़ी स्पेस इकॉनमी है, जिसके पास अब पोटेंशियल है कि वो 44 बिलियन तक की पहुँच सकती है 2033 तक। और हालांकि पहले 8% ग्लोबल शेयर की बात की थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसमें गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है कि वो हम 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। और 8% तक पहुंचना भी बड़ी बात है, जहां पर इसरो को compete करना पड़ेगा अभी स्पेस एक्स, ब्लू ऑरिजिन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज से। ब्लू ऑरिजिन और स्पेस एक्स वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी कॉमर्शियल स्पेस में बहुत आगे निकल चुकी हैं, इनसे compete करना होगा। इसीलिए भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी को थोड़ा तोड़ा था और इन स्पेस की शुरुआत की थी। अब इन स्पेस क्या होता है? देखिए, आमतौर पर भारत की जो स्पेस है, स्पेस सेक्टर, उसमें सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, फिर स्पेस कमीशन आएगा, फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है। इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में एक आपका इसरो है जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करता है, लेकिन इसके अलावा एक और इन स्पेस बनाया गया था। इन स्पेस का मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसका मुख्य रूप से काम होगा जो इंडिया का कॉमर्शियल एस्पेक्ट है, सैटेलाइट को ले जाने का, पब्लिक सेक्टर में जो वो कमा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जिन कंपनीज को वो केटर कर सकते हैं। देखिए, जब बिजनेस की बात आती है तो वहाँ कंपनियों तक पहुँचना, अपनी डील सही तरीके से पुश करना, प्राइस सही रखना, वो बहुत अलग चीज़ है कंपेयर टू रिसर्च। तो इसके लिए इन स्पेस अलग से बनाई गई, जिसके अंदर NSIL है। NSIL मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और अंतरिक्ष तो पहले से था। अंतरिक्ष इसलिए ही बनाया गया था कि जो इंडिया की इसरो स्पेस एजेंसी, जो भी कॉमर्शियल एस्पेक्ट होगा इसरो का, वो अंतरिक्ष देखेगी। तो अंतरिक्ष और NSIL जो है, दोनों ही एक तरह से इन स्पेस के अंतर्गत आते हैं। इन जो फुल फॉर्म जिसकी हो जाती है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस। तो फिर उसके अंदर आपके इसरो के अलग अलग जो काम है वो अलग से आते हैं, लेकिन ये एक अलग ऑथराइजेशन है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो हमने डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं और इंडिया और यूएसए की बात करते हैं। स्पेस की बात इसलिए भी मैंने की क्योंकि रिसेंटली ही इंडिया और यूएसए की एक मीटिंग हुई थी अंडर आईसेट। और ख़ासतौर पे आईसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडिया यूएस पार्टनरशिप का, जिसमें कि हम बात करें मिनरल्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। और यहाँ पर ये बात हुई कि दोनों देश अब मिलकर काम करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, कैसे क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर कोलैबोरेशन बढ़ाया जाए। क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स हैं जिसके ऊपर मुख्य रूप से चाइना की मोनोपोली है। यानी मोबाइल अगर आपको बनाना है तो उसके कुछ मिनरल्स होते हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, और वो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर चाइना की मोनोपोली है, इसीलिए उस पर रिसर्च की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। मान लो आप कुछ भी बना रहे हो, सेमीकंडक्टर्स चाहिए आपको, लिथियम चाहिए आपको, कोबाल्ट चाहिए। तो लिथियम को लेके जैसे खनिज इंडिया की एक संस्थान है सरकारी ही, उसने अर्जेंटीना के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट किया था। लेकिन दुनिया का सारा खनिज कहाँ मिलता है, लिथियम कहाँ मिलता है मुख्य रूप से, तो वो मिलता है इस ट्राइंगल में, लिथियम ट्राइंगल। EBC कंट्रीज इन्हें कहते हैं, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले। यहाँ पर है लिथियम ट्राइंगल, और यहीं पर ही इंडिया ने भी अर्जेंटीना के साथ बात की है कि भाई हमें कुछ आपके जो ये बेसिन्स हैं, कुछ जो आपके ये एरियाज एक्सप्लोरेशन के, वहाँ में काम करना है। तो खनिज विदेश लिमिटेड जो इंडिया का आस्पेक्ट है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल जिसका पूरा नाम है, 3 पब्लिक सेक्टर कंपनीज को मिलाकर नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड को मिलाकर बनाया गया था काबिल। और काबिल का काम यही है, इन चीज़ों के ऊपर काम करना, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर काम करना। देखिए, काबिल जो है वो अलग से क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन काबिल के अलावा हम अमेरिका के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उसके ऊपर हम अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट भी कर पाएँ और रिसर्च भी कर पाएँ। याद रखिए, अमेरिका के पास भारत से कहीं अलग लेवल पर रिसर्च कैपेसिटी है। भारत उसका फ़ायदा उठाना चाहता है, और बिल्कुल उसके लिए एक सही कदम है आईसेट। आईसेट की फुल फॉर्म क्या है? तो
इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर ही हम क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका कहाँ स्थित है ये तो आपको पता ही है। जो रॉकी माउंटेन्स है, ये सीरीज यहाँ एपेलेशियन माउंटेन्स है। आपको मुझे बताना है एटलस माउंटेन्स कहाँ पर है और उरल माउंटेन्स कहाँ पर है। हिमालय तो आपको पता ही कहाँ है। इनमें से कौन से माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन्स है, ये मुझे बताइए आप। फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स में क्या अंतर होता है? यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया, हमने लोकेशन बार बार पढ़ी भी थी। अगर आपने ज्योग्राफी बेसिक भी कवर करी है तो हमें पता है यंग माउंटेन्स कौन से होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स जैसे हिमालय। तो क्या एपेलेचियन और रॉकी एक फोल्ड माउंटेन है या एक ब्लॉक माउंटेन है? आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अमेरिका के साथ हमारी ये इनिशिएटिव है ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, असल में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है कि हम अलग लेवल की जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, जहाँ इनोवेशन होगा, जहाँ ग्रोथ होगी, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अंदर फोकस क्या होगा? को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन के ऊपर, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के ऊपर, डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने के ऊपर, इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलप करने के ऊपर। सप्लाई चेन क्या होती है? मान लो आप एक मोबाइल चला रहे हो, उस मोबाइल का अलग अलग कॉम्पोनेंट अलग अलग देशों से बन के आता है। मान लो उसका चिपसेट ताइवान से बन के आया, उसका जो कैबिनेट है वो इंडिया में बना, उसकी कुछ जो स्क्रीन वगैरह है वो चाइना में बनी, फिर आकर मान लो वियतनाम में असेंबल होकर वो अमेरिका में बिक रहा है। तो वो एक पूरी चेन है, उसे कहते हैं सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन की डाइवर्सिफिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान में जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा निर्भर है चाइना के ऊपर। चाइना ही मैक्सिमम चीज़ें बनाती है, चाइना ही ऐसी चीज़ें ऐड करती है उस प्रोडक्शन सिस्टम में जो बहुत महत्वपूर्ण है। कैबिनेट तो आप कहीं भी बना लोगे, प्लास्टिक का बनता है। असेंबल तो आप चलो वियतनाम में नहीं हो रहा, इंडिया में करवा लोगे, बांग्लादेश में करवा लोगे, लेकिन जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो जहाँ सर्वाधिक रूप से मिलती है, जहाँ से उसमें एसेंशियल जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो उसका जो उसकी मेन टेक्नोलॉजी है वो जहाँ बनती है वो ज़्यादा रेलेवेंट होती है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंट्रीज लाइक इंडिया एंड यूएसए कोलैबोरेट, और उस कोलैबोरेशन के थ्रू हम ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर सके जिससे कि चाइना की मोनोपोली हम कम कर पाए। तो उसके लिए ये काम चल रहा है। आईसेट के बारे में हम जानते हैं। आईसेट इज़ लाइक अ सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, क्या पुश करने के लिए? एडवांस टेक्नोलॉजी को पुश करने के लिए, जिससे कि जो अभी मान लो हम 5G टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, अब 6G आ गया, आगे 7G आएगा। इसके अलावा इन्हीं चीज़ से जुड़ी हुई जो हार्डवेयर होंगे मोबाइल के या नेटवर्क्स के या कंप्यूटर्स के या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, एआई की हम बात कर लें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात कर लें, इनमें जो हार्डवेयर यूज़ होगा, इनमें जो टूल्स यूज़ होंगे, वो किस चीज़ से बनेंगे? क्या वो जो मिनरल्स हैं वो हम चाइना के भरोसे बैठेंगे? जो हार्डवेयर है वो चाइना के भरोसे बैठा जाएगा? जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया या चाइना के भरोसे बैठा जाएगा? नहीं, वहाँ पर हम इनके ऊपर काम करना चाहते हैं। ये एरियाज आपको स्पेस रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में हर जगह काम आने वाले हैं। इसलिए नासा ने भी कहा है कि भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप आईसेट पे बहुत इंपॉर्टेंट है भविष्य को देखते हुए भी। इसमें आपको देखने के लिए आर्टेमिस अकॉर्ड हुआ था, जिसमें अब नासा कई देशों के साथ काम कर रही है। 7 अलग देश हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूके। लेकिन इंडिया वहाँ पे नहीं थी पहले। अब निसार की बात कर लो, जहाँ नासा इसरो का दोनों का अपर्चर रडार है। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे हम कोलेबोरेशन को देखें ना, तो आईसेट के अलावा आपको आर्टेमिस अकॉर्ड हो गया, निसार हो गया, ऐसी अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पेस एजेंसी, अलग अलग कंपनीज कोलेबरेट करती हैं। जो पब्लिक कंपनीज है, पब्लिक जो इनिशिएटिव्स हैं, उसी तरह से बहुत रेलेवेंट है कि भविष्य को देखते हुए भारत अमेरिका के साथ कोलेबरेट करे। इसलिए नासा ने भी कहा है कि फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी इसको पुश करना बहुत ज़रूरी है। इससे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और जो अर्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगला आर्टिकल है G7 के बारे में। कहा जा रहा है G7 ब्रूज्ड है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। G7 में 7 देश होते हैं। असल में G7 शुरुआत हुआ था किस लिए? टू स्टॉप यू कैन से जो ऑयल प्राइसेस में क्राइसिस आई थी, पिछले हफ्ते हमने इसको डिस्कस किया था। G7 कंट्रीज बनी थी। कनाडा ने इसको 1 साल बाद ज्वाइन किया था। 1998 में G8 बन गई थी। जब रशिया ने इसको ज्वाइन किया 2014 में उन्हें एक्सपेल कर दिया गया। जब उन्होंने क्रीमिया के ऊपर अटैक कर दिया तब फिर ये G7 बन चुका था। और आज G7 की इकॉनमी जोन में से कुछ तो बहुत बुरी स्थिति में है। टू बी ऑनेस्ट, अगर हम बात करें इटली की, कनाडा की, तो ये इकॉनमीज उतनी बड़ी नहीं रही, उनकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो चुकी है। लेकिन यूएसए, जर्मनी, जापान एंड इवन यूके स्टिल एंड फ्रांस ऑब्वियसली इज ए लीडिंग इकॉनमीज इन द वर्ल्ड। तो इसी वजह से G7 की रेलेवेंस कम जरूर हुई है, लेकिन आज भी बहुत रेलेवेंट है। इनकी जगह G20 पे पुश ज़्यादा हो रहा है। तो G7 की 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कनाडा, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली एंड यूके। कंपेयर टू दैट अब G20 थोड़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो गई है। सवाल ये इस बार इटली में हुआ था। इटली में कहाँ हुआ था? कल पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था। मुझे बताइए इटली में किस जगह पे G7 इस बार हुआ था? देखिए, पिछले साल G7 जापान में हुआ था, हिरोशिमा में। वहाँ पर एआई को लेके हिरोशिमा डिक्लेरेशन भी आई थी। तो इस बार भी एआई के ऊपर फोकस हुआ कि कैसे ये एआई को और हम रेगुलेट कर पाए, बैलेंस कर पाए।
प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहाँ गए थे, उन्होंने इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ मीटिंग भी की। और यहाँ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और ख़ासतौर पे आईमैक, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको डेवलप करने की बात पिछले बार G20 के दौरान की गई थी, जिसको फंडिंग कर रहा है पीजीआईआई पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, जो है G7 के इनिशिएटिव, इसके थ्रू ही पीजीआईआई को फंडिंग मिल रही है। तो आईमैक पर भी बात हुई, एआई पर भी बात हुई, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पे भी बात हुई। यानी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की जब हम बात करें, यानी हम चाइना की जो मसल है, चाइना की जो पुश है इस रीजन में, उसे कंटेन करने की भी तरह से बात कर रहे हैं, ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब हुआ यहाँ पर। तो इटली में कहाँ हुई थी मीटिंग भाई? अपुलिया मैंने हाईलाइट किया हुआ यहाँ पर। अपुलिया कहाँ है? सदर्न इटली में। हमने मैप पे पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। आईमैक को हम पहले पढ़ चुके हैं। मुझे बताइए आईमैक कहाँ से कहाँ जा रहा है? मुंबई से लेकर ग्रीस तक की बात इसमें करते हैं। आई होप आपको याद होगा। और इटली के सफल मीटिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर की भी रही, जो एक इंपॉर्टेंट आउटरीच कंट्री है G7 की। मेंबर इंडिया नहीं है G7 का, G20 का लीडिंग मेंबर था, पिछले साल प्रेसिडेंट भी था, लेकिन इंडिया एक इंपॉर्टेंट आउटरीच कंट्री है जो कई देशों के साथ यहाँ पर पार्टनर कर रही है। अगला आर्टिकल, इंडियाज डीप ओशन मिशन। एक हमने सवाल भी देखा, उसमें मत्स्य 6000 की बात की गई थी। मत्स्य 6000 जो असल में मत्स्य मतलब होता है मछली, मत्स्य असल में एक मैन्ड सबमर्सिबल मिशन है, जिसके तहत ये एक मैंड मिशन है। लोग इसके अंदर बैठ के समुद्र की गहराइयों तक जाएंगे। डीप ओशन मिशन है, 12 घंटे के अंदर आसपास ही रहेगा। और ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी इंडियन साइंटिफिक कैपेबिलिटी की, क्योंकि इससे पहले यूएसए, फ्रांस, जापान, रशिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया ही ये कर पाए हैं। तो अब इंडिया भी एक डीप वाटर सबमर्सिबल भेजेगा। और ये इंडिया के डीप सी मिशन में लगभग मेन एस्पेक्ट क्या है? रिसोर्सेज को फोकस करना, एक्सप्लोर करना, टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना, और सस्टेनेबल रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम सीखेंगे। 6000 मीटर तक की डेप्थ तक ये जाएंगे, लगभग 6 किलोमीटर की डेप्थ तक इसके अंदर जाने वाले हैं। और ये है मत्स्य 6000 जो वो मेन मिशन है। लेकिन इसके अलावा भी इंडिया लगातार डीप सी जो एक्सप्लोरेशन उस पर पुश कर रहा है। हमें जो पॉलीमेटालिक मॉड्यूल्स हैं, जो एक बहुत बेसिक सोर्स ऑफ मेटल है, जिससे हमें निकल, कोबाल्ट, कॉपर मिलता है, जो हमारे मैंगनीज, आयरन मिलता है, जो हमारे किसी भी मोबाइल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। और रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं जो ऑलरेडी चाइना के दबदबे में है, तो उसको भी हमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, इसलिए हम और एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम और ज़्यादा सर्वेइंग कर रहे हैं, और हमारा डीप सी मिशन इसको लेकर भी बहुत रेलेवेंट है। 500 मीटर डेप्थ तक ऑलरेडी हमने माइनिंग को टेस्ट यहाँ पर कर लिया है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है। तो डीप ओशन मिशन इंडिया का जो है, ये अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन को फोकस करता है। कौन से मंत्रालय इसको पुश करा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, और ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स को भी पुश करेगा। यानी जो ओशन यानी ब्लू इकोनॉमी है, उससे जो आप रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, फिशिंग, टूरिज्म, मिनरल्स, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट, ओशन क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विसेज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे की जा सकती है, डीप ओशन सर्वे, एक्सप्लोर करना, हमें कौन से मिनरल्स मिल सकते हैं, इन सब के ऊपर काम करना एक की विजन है। फिर फ्रेश वाटर और एनर्जी के ऊपर भी काम करना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा इस मिशन के अंदर। तो मत्स्य 6000 इंडिया का पहला मैन्ड डीप ओशन मिशन है। 3 लोगों को जाएगा, 6 किलोमीटर गहराई तक ये, और 12 घंटे तक ये नॉर्मल ऑपरेशन में काम कर सकता है। इसके अलावा हम और भी कई लेवल पर काम करने वाले हैं डीप सी एक्सप्लोरेशन को लेकर, जहां हम मिनरल एक्सप्लोरेशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो ये थी हमारी 2 जानकारियाँ जो हमने जान ली। मत्स्य 6000 के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या है ये। तो एक रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल और एक ऑटोनोमस रिमोट व्हीकल, दोनों का मिक्सचर है ये, जो पानी के अंदर जाएगा, अंडर वाटर जाएगा, मैंड होगा, और यहाँ हम एक्सप्लोरेशन के ऊपर फोकस करेंगे। इसके बाद एक जगह की बात आती है जो है मरकरी आइलैंड। मरकरी आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, माय मरकरी, ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी, इसलिए जानते हैं मरकरी आइलैंड कहाँ पर है। तो असल में मरकरी आइलैंड एक ऐसा मूवी है जो मरकरी आइलैंड के बारे में बात करता है, डॉक्यूमेंट्री टाइप है ये, जिसमें उस मरकरी आइलैंड पे कंजर्वेशन और वहाँ जो वन्य जीव थे उनको दोबारा जो उस आइलैंड पे अधिकार है वो दिए जाए, इसकी लड़ाई दिखाता है। मरकरी आइलैंड कहाँ पर है? तो नामीबिया में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है। इट्स इन नामीबिया इन अफ्रीका। तो इस एरिया की बात होगी जिसके हमने डिस्कशन कर ली। नामीबिया के जस्ट किनारे पर यहाँ पर आपको मरकरी आइलैंड देखने को मिलेगा। एक न्यू मरकरी आइलैंड आपको न्यूजीलैंड में भी देखने को मिलता है, और दोनों ही आपको नाम रख चाहिए, एक न्यूजीलैंड में और एक साउथ अफ्रीका में। तो लेकिन ये नामीबिया के पास वाला आइलैंड है जिसके ऊपर मूवी बनी थी। ये था आज का हमारा वीडियो। आप डिटेल में ऐसे और कंटेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल PWOnlyISF ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके, या फिर आप इसको सर्च करके
PW ओनली IAS ऑफिशियल के नाम से। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप दोबारा जाकर मैप्स पे जगहों को आइडेंटिफाई ज़रूर करेंगे, समझेंगे ज़रूर, ताकि अगले हफ्ते आप सही आंसर दे पाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।